वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। आप लोगों के स्कूल लेवल के एग्जाम के लिए भी ये जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किरचॉफ के धारा वितरण के नियम। तो देखिए, जो जर्मन भौतिकविद थे किरचॉफ, इन्होंने जटिल परिपथ दिष्ट धारा परिपथों को हल करने के लिए दो नियम दिए। पहला नियम जो है इसे हम प्रथम नियम या संधि का नियम कहते हैं। जो दूसरा नियम है जिसे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप या पाश का नियम भी कहते हैं। इनको हम डिटेल में समझेंगे। पहले हम समझेंगे प्रथम नियम या जिसे हम कहते हैं संधि का नियम। तो ये जो पहला नियम है ये संधि पर आधारित है, ये विद्युत धारा से संबंधित है। इसे प्रथम नियम या क्या कहते हैं बच्चों? संधि का नियम कहते हैं। पहले हम इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। जो पहला नियम है प्रथम नियम या जिसे हम संधि का नियम कहते हैं, इसका हम स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम धारा वितरण के जो नियम है, दो नियम दिए इन्होंने। पहला प्रथम नियम या संधि का नियम, दूसरा नियम है द्वितीय नियम या लूप या पाश का नियम। प्रथम नियम जो है ये संधि पर बहने वाली धाराओं से संबंधित है। प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही किरचॉफ के विद्युत धारा वितरण का कौन सा नियम है बच्चों? प्रथम नियम है। इसको हम लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि इस नियम के अनुसार, मतलब प्रथम नियम के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ में एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो नियम जो अप्लाई कर रहे हैं हम ये दिष्ट धारा परिपथ के लिए लेते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर जंक्शन पॉइंट हम कहेंगे। संधि क्या होती है? जिस पर धाराएं या तो आती हैं, मिलती हैं या जिससे बाहर निकलती हैं उसे हम संधि कहते हैं, जंक्शन कहते हैं, नोड कहते हैं। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। योग सदैव क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। प्रथम नियम या संधि के नियम के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? सदैव शून्य होता है। इसमें हम लोगों ने कुछ चिन्ह परिपाटी ली हैं इस नियम को समझने के लिए कि किसी भी संधि पर यदि धाराएं प्रवेश करती हैं, एंटर होती हैं, तो हम उन धाराओं को क्या लेते हैं बच्चों? धनात्मक लेते हैं। यदि संधि से वो बाहर निकल रही है विद्युत धाराएं, तो उनको हम क्या मानते हैं? ऋणात्मक मानते हैं। इसका अगर हम गणितीय रूप लेंगे तो हम क्या लेंगे? गणितीय रूप में हम क्या कहेंगे? समेशन आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य, यानी समेशन आई इज इक्वल टू 0। यही इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसके लिए हमने एक चिन्ह परिपाटी भी ली है। चिन्ह परिपाटी क्या है कि जंक्शन पर आने वाली जो धाराएं हैं उसको हमने धनात्मक माना है, जंक्शन से बाहर निकलने वाली धाराओं को हमने क्या माना है? ऋणात्मक माना है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग उससे निकलने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। ये इसका दूसरा स्टेटमेंट है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका दूसरा स्टेटमेंट ये है कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग उस संधि से निकलने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। पहला हम लोगों ने लिखा है, अब अगला हम समझ लेते हैं। ये मतलब इसी का दूसरा रूप है कि संधि पर
आने वाली समस्त धाराओं का योग। संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इसका अदर स्टेटमेंट क्या है? और वाला स्टेटमेंट जो हमने पहले देखा है कि संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग उससे निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। देखिए हमने चिन्ह परिपाटी ये कही है कि संधि पर अगर धाराएं आ रही हैं, संधि की तरफ आ रही हैं, तो उन धाराओं को हम क्या मानते हैं? धनात्मक। संधि से यदि वो बाहर जा रही हैं तो उन धाराओं को हम क्या मानते हैं? ऋणात्मक। तो हम एक चित्र बनाते हैं, ये ओ संधि है, इस पर समस्त धाराएं जो हैं मिल रही हैं। देखिए इसे हम I1 कहेंगे, I2, I3, I4 और I5। देखिए आपको एरो देख के समझ में आ जाएगा कि I1 जिसका एरो हेड संधि O की तरफ है, तो I1 और I4 जो है संधि की तरफ आ रहे हैं, संधि की ओर जा रहे हैं। I2, I3 और R5 ये जो धाराएं हैं संधि से बाहर निकल रही। तो देखिए ये चित्र है, इसमें 5 विद्युत धाराएं प्रदर्शित की गई हैं, I1, I2, I3, I4 तथा I5, जिनमें से I1 तथा I4 हमें एरोहेड देखकर पता लग रहा है कि I1 और I4 जो है ये संधि की ओर आ रहे हैं, ये धाराएं आ रही हैं, तथा I2, I3 तथा I5 जो है ये संधि से बाहर निकल रही हैं। तो देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार चूंकि I1 तथा I4 हमने कहा है कि जो संधि की तरफ आ रही हैं, संधि की ओर आ रही हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? धनात्मक कहेंगे। इसलिए इस चित्र में अगर हम बात करें तो I1 और I4 जो है ये क्या होंगी? ये धनात्मक धाराएं होंगी, यानी इसकी चिन्ह हम प्लस लेंगे। परंतु आप देखेंगे I2, I3 और I5 के जो एरो हेड ये बाहर की ओर है, यानी संधि से निकल रही है, संधि से दूर जा रही है। इसलिए I2, I3 तथा I5 जो धाराएं हैं इन्हें हम क्या मानते हैं? ऋणात्मक मानते हैं। तो हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसको लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? चिन्ह परिपाटी के अनुसार I1 हम चिन्ह देंगे -I2 -I3 प्लस I4 -I5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने कहा था समीशन I इज इक्वल टू 0, क्योंकि समस्त संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है, वैसे समीशन I इज इक्वल टू 0। तो देखिए I1 जो है पॉजिटिव है क्योंकि संधि की ओर आ रहा है, I2 संधि से दूर जा रही है इसलिए नेगेटिव है, I3 भी संधि से दूर जा रही है इसलिए नेगेटिव है, I4 संधि की ओर आ रही है इसलिए पॉजिटिव है, और I5 जो है ये भी संधि से दूर जा रही है इसलिए नेगेटिव है। यहाँ हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों कि I1 प्लस I4 इज इक्वल टू, इस तरफ हम ट्रांसफर कर देंगे, इसको आप ऐसा लिखेंगे इज इक्वल टू 0। या हम क्या कहेंगे बच्चों, है ना, हम ऐसा लिख सकते हैं कि I1 प्लस I4 माइनस चिन्ह हमने कॉमन बाहर निकाल दिया, I2 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू 0, या I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 हमने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इसका मतलब संधि पर या संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जो प्रथम नियम है इसे धारा का नियम भी कहते हैं। यह नियम जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसको हम समझ लेते हैं कि पहला नियम जो है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो प्रथम नियम है यह, इसे हम धारा का नियम भी कहते हैं, इसे धारा का नियम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
अर्थात किसी भी संधि पर हम ये कह सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही संचित किया जा सकता है। अर्थात संधि पर आने वाली समस्त धाराएं जो है संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि संधि पर ना तो हम कोई आवेश उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही संचित यानी स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। और यह जो है पहला नियम जो है ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित था। ये था फर्स्ट लॉ यानी प्रथम नियम, इसे हम कहते हैं धारा का नियम भी इसे हम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। पहले हम अगला नियम समझ लेते हैं जिसे द्वितीय नियम या लूप या पाश का नियम भी कहते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है नियम भी। इसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप का नियम। पहले हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। स्टेटमेंट अभी हम देख रहे हैं पर जब हम हल करेंगे तब आप लोगों को स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है इसका स्टेटमेंट, इसे हम लूप या पाश का नियम भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम एक लूप लेते हैं, बंद परिपथ लेते हैं। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ के किसी भी भाग में विभिन्न विद्युत वाहक बलों का योग उस भाग में बहने वाली समस्त धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। और यही जो है किरचॉफ का क्या है? द्वितीय नियम, लूप या पाश का नियम। मेश और लूप रूल भी बोलते हैं इसे मेश या लूप रूल भी बोलते हैं। इसका हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में के किसी भाग में, किसी खंड या किसी भाग में विद्युत वाहक बलों का योग उस भाग में बहने वाली विद्युत धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बराबर होता है। प्रतिरोधों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। यही क्या है बच्चों? सेकंड नियम। कि इस नियम के अनुसार ये जब हम लोग सर्किट बनाकर जब हम समझेंगे तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी भाग में विद्युत वाहक बलों का योग उस भाग में बहने वाली विद्युत धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। गणितीय रूप में अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे समेशन E इज इक्वल टू समेशन I। मतलब विद्युत वाहक बलों का जो योग है यह उसके विभिन्न भागों में बहने वाली विद्युत धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो ये जो हमने लिखा है इसका मतलब ये है। अब हम इसमें जो चिन्ह परिपाटी लेंगे वो हम समझ लेते हैं, पर आपको ये तब समझ में आएगा जब मैं सर्किट बनाऊंगी। पहले मैं चिन्ह परिपाटी बता देती हूँ आपको और इस तरह एक सर्किट भी बना देती हूँ और इस ओर हम जो है चिन्ह परिपाटी लिख लेते हैं। तो पहला जो है चिन्ह परिपाटी में जो हम लेते हैं देखिए पहला पॉइंट है हम कि लूप के या बंद पाश के किसी भी एक बिंदु से प्रारंभ करके
हम दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घूमकर पुनः उसी बिंदु पर वापस आते हैं। तो ये एक पूरा सर्किट होता है बच्चा ना, कि लूप या पाश के किसी एक बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घूमकर मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी आपको घूमना है। यहाँ पर ये है कि आप अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हो तो हर बार फिर आपको क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव मानना है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को मान रहे हो तो फिर एंटी क्लॉकवाइज को आपको हर बार पॉजिटिव मानना है। तो लूप या पाश के किसी एक बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घूमकर पुनः उस बिंदु पर लौटते हैं। दूसरा ये है कि बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक होते हैं। बैटरी के नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल पॉजिटिव अन्यथा नेगेटिव माना जाता है। अन्यथा इसका मतलब ये है कि अगर भाई आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो विद्युत वाहक बल क्या रहेगा, पॉजिटिव, अन्यथा क्या रहेगा, नेगेटिव। तीसरा पॉइंट ये है कि विद्युत धारा की दिशा में जाने पर, ये एक एक पॉइंट हम यहाँ डायग्राम बना के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। विद्युत धारा की दिशा में जाने पर विद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक अन्यथा ऋणात्मक, पॉजिटिव अन्यथा नेगेटिव। अब इसको आप समझते हैं, नेगेटिव माना जाता, इसको हम 2 मिनट में समझेंगे। मैं एक लूप बना के दिखाऊंगी आप लोगों को तो आपको समझ में आएगा। एक बार हम रीड कर लेते हैं इसको। लूप या पाश के किसी एक बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घूमकर पुनः उस बिंदु पर वापस लौटते हैं। दूसरा है बैटरी के नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल को हम धनात्मक मानते हैं और अन्यथा का क्या मानते हैं, नेगेटिव यानी ऋणात्मक। फिर विद्युत धारा की दिशा में जाने पर विद्युत धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल हम धनात्मक लेते हैं और अन्यथा क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। अब हम एक लूप बना लेते हैं। देखिए ये जो है एक सर्किट है, इसमें 3 लूप है। देखिए मतलब हम कैसे, एक हमें बंद परिपथ होना आवश्यक है। ये नियम जो होता है केवल बंद परिपथ के लिए या बंद लूप के लिए ही लागू होता है। कौन सा नियम, द्वितीय नियम, लूप या पाश का नियम। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये वाला हम लूप लेते हैं, ABCDA, ठीक है, बंद लूप। कौन सा, ये एक बंद है क्योंकि देखिए ये नहीं रहेगा तब भी काम चल जाएगा, ये अपने आप में एक बंद लूप है। दूसरा हम कौन सा लेंगे, BEFCD, ये पहला है। दूसरा कौन सा है, BEFCD। जिस बिंदु से हमने प्रारंभ किया है पुनः हम उसी बिंदु पर वापस आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि हम जो है इस दिशा में जा रहे हैं। ये दिशा कौन सी है बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जिस दिशा में चलती है वो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसके विपरीत कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जा रहे हैं बंद लूप,
ए बी सी डी ए, पुनः ए पर आ गए तो पहला नियम हो गया कि लूप या पार्शियल किसी एक बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घूमकर पुनः उस बिंदु पर वापस आते हैं। दूसरा है बी ई एफ सी बी, इसमें भी हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना, घड़ी के विपरीत, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बी से हमने प्रारंभ किया, बी पर ही आकर लौट रहे हैं, बी ई एफ सी डी। तीसरा है, देख लीजिए, ए बी ई एफ सी डी ए। तीसरा बंद लूप कौन सा है? ए बी ई एफ सी डी ए। इसमें भी हम ऐसे जा रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, यानी घड़ी की सुई के घूमने के विपरीत दिशा। ए बी ई एफ सी डी और ए, ये तीसरा लूप है। अब हम इस नियम को समझते हैं। देखिए, कोई भी एक लूप के लिए हम इसको लगा के देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि लूप या पाश के किसी एक बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घूमकर पुनः उस बिंदु पर वापस लौटते हैं। तो ये तो हमारा पहला हो गया कि हमने एक लूप बनाया है और इस तरीके से हमें ये नियम पूरा ए से आकर ए तक के लिए ही लगाना। अब दूसरा, बैटरी के नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल को धनात्मक बनाते हैं। इसको अब हम समझते हैं। तो हम लूप ए बी सी डी ए के लिए समझते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या लेते हैं बच्चों में, एक अकेला यही वाला लूप आप लोग बना देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ए बी सी डी ए। तो आप देखिए, इसमें हम ये ऋणात्मक सिरा है और ये धनात्मक। ऋणात्मक से हम धनात्मक जा रहे हैं, यानी इस दिशा में जा रहे हैं, तो हम विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? धनात्मक कहते हैं। देखिए, अब हमें जाना इस दिशा में है, इस दिशा में जाएंगे हम तो धनात्मक मानेंगे, तो हम इसी दिशा में जा रहे हैं, है ना। विद्युत धारा ऐसी बहेगी, मान लो ये सेल नहीं रहता तो ये विद्युत धारा ऐसी बहती ना, ऋणात्मक पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती, ठीक है। तो E1 क्या है यहाँ पर? धनात्मक, ठीक है। E1 क्या है? धनात्मक, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन फिक्स करनी है, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। हम किस दिशा में जा रहे हैं? इसमें हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या माना है? पॉजिटिव। आप क्लॉकवाइज में मान सकते हैं, पर आप कंफ्यूज होगी, इसलिए मैं एक ही डायरेक्शन ले रही हूँ। मैं केवल एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानती हूँ। तो देखिए, इस लूप में मैं यहाँ बना देती हूँ तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप देखिए, इस लूप में मैं ये सब नाम भी हटा देती हूँ। हम कैसे जा रहे हैं बच्चों? ऐसे जा रहे हैं, है ना, ए बी सी डी ए, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं हम लोग, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस दिशा में अगर हम जा रहे हैं और इसी दिशा में विद्युत वाहक बल है तो वो धनात्मक माना जाएगा। तो E1 क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसमें इसी दिशा में विद्युत धारा हम ले रहे हैं, विद्युत धारा की दिशा में, ये विद्युत धारा I1 की बहने की दिशा है, ये है ही नहीं, मान लो आप, केवल यही है, ठीक है। तो I1 क्या रहेगी भाई? I1 R1 में से बहेगी। तो इन दोनों का जो है हमने तीसरा पॉइंट लिया है कि विद्युत धारा की दिशा में जाने पर विद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक माना जाता है। तो क्या है? दूसरे को मत मानो आप, जब आप पहले के लिए ले रहे हो तो पहला ही मानो, दूसरे का हम नहीं मानेंगे। तो I1 R1 क्या लेंगे बच्चों? हम धनात्मक, ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा में जाने पर विद्युत धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल क्या होता है? धनात्मक। पर अब ये सेल भी है इसमें, अब देखो ये सेल में हम हमेशा हम लेते हैं कि धारा जो है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है, तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा बच्चों। इसके लिए हम जाएंगे उल्टा, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं और इसमें हम कैसे जाएंगे? क्लॉकवाइज, क्योंकि इसकी धारा आप ये मानो कि ये है ही नहीं उपस्थित। आपको कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे जाना पड़ेगा, पर इस दिशा को हमने क्या माना है बच्चों? ऋणात्मक, ठीक है ना। इसके लिए आपको अब ऐसे चलना पड़ेगा, उल्टी दिशा में चलना पड़ेगा। पहले के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब इसके लिए हमें क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो E2 क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब चूंकि इसका विद्युत वाहक बल नेगेटिव है तो इसका जो प्रतिरोध है R2 और इसमें बहने वाली धारा भी अब इस दिशा में बहेगी, उल्टी दिशा में बहेगी। हम जब दूसरे का ले रहे हैं तो हम पहले को नहीं मान रहे हैं, हम मानेंगे केवल उसी का अकेले का अस्तित्व है। तो I2 भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगी, तो I2 R2 संगत विद्युत धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा।
क्या रहेगा, ये 0 रहेगा। मतलब विद्युत वाहक बलों का योग उस भाग में बहने वाली विद्युत धाराएं तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर E1 रहेगा, पर ये चित्र वास्तव में ऐसा है। E1 क्या रहेगा, धनात्मक, E2 क्या रहेगा, ऋणात्मक, I1 क्या रहेगा, पॉजिटिव, I2 क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये एक लूप के लिए है। हम अगले लेक्चर में, क्योंकि ये एक लेक्चर में शायद आपको समझ में नहीं आया, अगले लेक्चर में हम पुनः इस सेकेंड लूप को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्किट में अप्लाई करने के लिए। तो इस नियम को, इस लूप को हम कल फिर देखेंगे। आज केवल मैंने एक इंट्रोडक्शन कर दिया है ताकि आप लोगों को अगले लेक्चर में और आसानी होगी। तो थैंक यू बच्चों।